हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बारे में। देखिए, हमने पिछले पार्ट में देखा कि दिसंबर के कांग्रेस सेशन में क्या हुआ था नागपुर के। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया गया था, राइट। तो वो कब लॉन्च हुआ? तो जनवरी 1921 में, मतलब अगले ही महीने में। इट वॉज लॉन्च इन जनवरी 1921। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो पहली स्टेटमेंट आपकी यही होनी चाहिए कि कब लॉन्च हुआ था। उसके बाद देखिए, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट किसके पार्टिसिपेशन से स्टार्ट हुआ? तो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटी। तो एक बात याद रखिए, जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था उसका इनिशियल पार्टिसिपेशन सिटीज़ में शुरू हुआ था। मतलब पहले ये सिटीज़ में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके बाद कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज़ में पहुंचा था। तो कैसे? तो पहली स्टेप हमने क्या देखी थी? सरेंडर ऑफ टाइटल्स। वो तो हो गया। जैसे कि देखिए, टीचर स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल्स, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, राइट। मतलब सरेंडर ऑफ टाइटल्स तो हो गया यहाँ पे। देखिए, मैंने पिछले पार्ट में सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर जी का इसलिए बताया क्योंकि इस पार्ट में बाकी सब कवर ही होने वाला था, वो ज़्यादा ही लेंदी हो जाता, इसलिए जाने दिया। टीचर स्टूडेंट्स मतलब जो ब्रिटिश वगैरह के स्कूल्स थे, ब्रिटिश द्वारा बनाए गए, इंडिया में ऑपरेट किए गए, उनको उनके जो टीचर्स थे, इंडियन टीचर्स और स्टूडेंट्स, वो तो मेजॉरिटी में थे, राइट। याद रखिए ये चीज़। वो जो थे दोनों, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, उन्होंने स्कूल छोड़ दी। और लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस मतलब अपना ऑक्यूपेशन भी छोड़ दिया ऑन अ टेम्पररी बेसिस। ये बात याद रखिए, क्योंकि बाद में उन्होंने क्या कहते हैं, वापस ज्वाइन भी कर लिया था। उसके बाद पीपल डिसाइडेड टू नॉट कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स। ये तो हमें पहले ये जो हमने देखा सरेंडर ऑफ टाइटल्स, इनमें दिख ही रहा है, राइट। उसके बाद और याद रखिए, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन मतलब टीचर्स की, लॉयर्स की, इन्हीं की बात हो रही है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स थे वही मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। उसके बाद पीपल डिसाइडेड टू नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स, ये दिखा हमें। और उसके बाद लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, मतलब दारू की दुकानें जो थी वो हम वैसे भी कह सकते हैं, और वो अलग अलग दुकानें होती हैं, तो वो पिकेटेड। इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिए, किसी शॉप की एंट्रेंस होती है ना, वहाँ पे खड़े हो जाना ताकि लोग वहाँ पे एंटर ना कर सके। समझ रहे हो? ये भी एक टाइप का बॉयकॉट टाइप ही होता है, बट इसमें क्या होता है, कोई शॉप वगैरह की एंट्रेंस होती है, डोर होती है, उसके आगे हम खड़े हो जाते हैं और किसी को अंदर नहीं घुसने देते। उसके बाद पीपल वोर हैंडमेड खादी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे हमारे इंडियन इंडस्ट्री में, हैंडमेड इंडस्ट्री में और ब्रिटिशर के इंडस्ट्री में बहुत इफेक्ट हुआ। कैसे? तो याद रखिए, हैंडमेड खादी जो थी उसके दो एडवांटेजेस थे। पहले तो ब्रिटिश गुड्स जो थे, ब्रिटिश क्लोथ्स जो थे, उनका बॉयकॉट हुआ, राइट। और दूसरा तीन थे। पहला ये, दूसरा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा अपने ही कंट्री में अच्छे से, और तीसरा इंडियन इंडस्ट्रीज की, इंडियन हैंडमेड लूम की, हैंडलूम जिसे हम कहते हैं, उसकी भी क्या है, तो डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ने लगी, और ब्रिटिशर्स की तो मतलब डिमांड कम ही होने लगी। तो ये बात याद रखिए कि खादी मतलब ये एक टाइप का क्लोथ टाइप होता है जो पहनते हैं, तो याद रखिए। उसके बाद फॉरेन गुड्स वर बर्नट ऑन बॉनफायर्स तो आपको पता है। तो क्या हुआ? आग में उसे जलाने लगे। एक बात याद रखिए, एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ। इंदिरा गांधी जो थी, उनकी एक आंट थी, शायद वो मेहमान बन के आई थी उनके घर पे, और उन्होंने उसे एक गिफ्ट दिया था, उसे एक ड्रेस गिफ्ट दिया था। तो इंदिरा गांधी जी ने उसे लेने से मना कर दिया था। क्यों? तो उन्होंने बोला वो स्वदेशी नहीं है, वो देश के बाहर का है, वो फॉरेन गुड है, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बट इंदिरा गांधी जी के पास एक ऐसी हम कह सकते गुड़िया थी जो उन्हें जान से भी प्यारी थी, ऐसा कहा जाता था, और वो भी इंडियन नहीं थी। तो जब यही बात उनके उस गेस्ट ने कही उनसे कि बेटा, ये भी तो तुम्हारी क्या है, तो फॉरेन गुड से ही बनी गई डॉल है, तो इसे क्यों यूज़ कर रहे हो? तो इतनी प्यारी होने के बाद भी देश के लिए, मतलब उनके, मतलब हम कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उन्होंने वो फॉरेन गुड जो था, मतलब वो जो गुड़िया थी जो इतनी प्यारी थी, उन्होंने बॉन फायर में डाल दी थी, जला दी थी। उसके बाद देखिए, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ फॉरेन इम्पोर्ट्स गॉट रिड्यूस फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। मतलब देखिए, ऑलमोस्ट 50% पे आ गई थी वैल्यू ऑफ फॉरेन गुड्स।
इसको समझने के लिए याद रखिए कि फॉरेन गुड्स जो थे, फॉरेन इंपोर्ट्स पे ध्यान ना दे, सिर्फ फॉरेन गुड्स पे ध्यान दे कि वैल्यू ऑफ फॉरेन गुड्स गॉट रिड्यूस फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल रीजन समझिए। देखिए, फॉरेन क्लोथ्स कौन पहनते थे इंडिया में? इंडियन पीपल। बट इंडियन पीपल ने क्या किया? हैंडमेड खादी बनाना शुरू किया। हैंडमेड खादी बनाने से क्या हुआ? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या हुआ? तो लोग खुद खादी भी खरीदने लगे, और जो फॉरेन क्लोथ्स थे वो तो बॉयकॉट हो ही रहे थे, राइट। तो इकोनॉमिकली अगर हम देखा जाए, अगर आपको पूछा गया व्हाट वर द इकोनॉमिक चेंजेस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आपको पहले लिकर शॉप्स वर पिकेटेड लिखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड इन ऑन बॉनफायर्स। तीसरा, पीपल स्टार्टेड टू वेयर हैंडमेड खादी। चौथा, फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड। और पांचवें पॉइंट में आएगा द वैल्यू ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स और फॉरेन गुड्स गॉट रिड्यूस फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। तो ये तो हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज, ये बात याद रखिए। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसके दो मतलब हम कह सकते हैं जोन्स है, एक रूरल एरिया, एक अर्बन एरिया। अब जो हमने देखा वो अर्बन एरिया में था, और जो कंट्री साइड ये वर्ड आया तो आप याद रखिए कंट्री साइड मीन रूरल एरिया। तो देखिए, हमने देखा कि इतना इफेक्टिवली मतलब ये सब हो रहा था कि इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स को भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट धीरे धीरे क्या हुआ? तो धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट सिटीज़ में, जो हम कह सकते हैं मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ था, वो कम होने लगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसकी सख्ताई, स्ट्रिक्टनेस वो कम होने लगी। इसके रीज़न क्या थे? लैक ऑफ अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल स्कूल्स। देखिए, अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स ब्रिटिश स्कूल को छोड़ रहे हैं, पहली चीज़ तो उन्हें सीखने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है कि नहीं? क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस ही नहीं हुए तो वो घर पे तो बैठ नहीं सकते। क्योंकि देखिए, उस टाइम में क्या होता था, ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स के पास क्या हो, ज़मीन हो जिस पे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, तो उन्हें भी तो अपना पेट पालना था कि नहीं। तो क्या हुआ? तो ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स with respect to lawyers and all, they rejoined their institution। जैसे कि टीचर्स और स्टूडेंट जो थे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को ज्वाइन कर लिया वापस। पहली चीज़, इसका रीज़न क्या था? क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशंस ही नहीं थे। अगर आप कोई जॉब छोड़ रहे हो तो आपके पास दूसरी जॉब अवेलेबल तो होनी चाहिए, राइट। उसी तरह अगर आप एक इंस्टीट्यूशन छोड़ रहे हो जो ब्रिटिशर्स द्वारा ऑपरेटेड है, तो आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी, बट इंडियन इंस्टीट्यूशन तब अवेलेबल नहीं थे, तो उस कारण उन्होंने ज्वाइन कर लिया वापस। उसके बाद खादी वॉज एक्सपेंसिव, मीन्स खादी इज़ एक्सपेंसिव अब भी है। तो याद रखिए, खादी एक्सपेंसिव होने से होता क्या है? देखिए, अगर फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हो रहे हैं, फॉरेन क्लोथ्स भी बॉयकॉट हो रहे हैं, और अगर वो ऐसा हो रहा है तो याद रखिए फॉरेन क्लोथ जो थे वो बहुत चीप थे। क्यों? क्योंकि वो मशीन मेड थे, तो उनकी कॉस्ट कम थी, तो लोगों को आदत नहीं थी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेने की। बट खादी जो थे उसके दो डिसएडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस हमने ऊपर देखी कि उसने इकोनॉमिकली हेल्प की एंड ऑल और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, बट डिसएडवांटेजेस तो ये थी कि वो एक एक्सपेंसिव थी, और दूसरा इट वाज डिफ़िकल्ट टू वेयर। डिफ़िकल्ट टू वेयर इसलिए क्योंकि बहुत हेवी रहती थी वो। एक ऑर्डिनरी मतलब एक पतली औरत को पहनना बहुत मुश्किल होता था खादी, ड्यू टू इट्स हाई वेट, मोर वेट। तो इस कारण क्या हुआ? पुअर्स कुड नॉट वेयर इट। पुअर्स कुड नॉट वेयर इट मतलब पुअर्स पतले होते थे इसलिए नहीं, क्योंकि पुअर्स के पास पैसे ही नहीं होते थे। अगर कोई चीज़ महंगी है तो आप उसे थोड़ी ना खरीद पाओगे अगर आप गरीब हुए, ऐसा बोला जाता है। सो याद रखिए, ड्यू टू द लैक ऑफ मनी खादी वॉज नॉट अफोर्डेबल फॉर द पुअर पीपल, सो दे ऑल्सो स्टार्टेड टू वेयर द फॉरेन क्लोथ्स। इससे मतलब हम पता लगा सकते कि जो लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया था पार्टिसिपेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स और ऑर्डिनरी पीपल, तो उनका ही पार्टिसिपेशन कम हो गया ड्यू टू these two drawbacks. First was lack of alternate institutions like Indian schools, Indian colleges, Indian universities, Indian courts, and second was high cost of khadi. एंड पॉलिटिकल नॉन कोऑपरेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन हो रहा था, जैसे कि हमने इकोनॉमिक स्फीयर में देखा, उसके बाद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, उसके साथ पॉलिटिकली भी हम कह सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था। तो कैसे? तो काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन most of the areas, constituencies
एरियाज ना लिखे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज लिखे, तो काउंसिल इलेक्शन जो थे, जैसे कि हमने नवंबर 1920 का देखा, वैसे ही आगे के जो काउंसिल इलेक्शंस थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया था, उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। बट सिर्फ एक पार्टी थी जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। वो मद्रास की एक पार्टी थी जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, और वो इनमें पार्टिसिपेट क्यों कर रही थी, तो इसका सिंपल रीज़न था। देखिए, जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, और नॉन ब्राह्मण्स आपको बताएं सबसे ऊपर कौन आते, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अलग अलग होते हैं। सो समवन हु इज ऑन द टॉप ऑफ द केक ऑलवेज रिसीव द अटेंशन। मतलब अब तक जो भी पावर ज़्यादातर होल्ड की जाती थी वो टॉप ऑफ द ग्रुप से ही होल्ड की जाती थी, जैसे कि ब्राह्मण्स द्वारा। बट जस्टिस पार्टी जो थी वो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी मद्रास में। मद्रास मतलब अब चेन्नई, हाँ, तो याद रखिए मद्रास में जो पार्टी थी जस्टिस पार्टी, तब वो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, और उन्हें पहले एक्सेस नहीं था किसमें, तो पावर में, और हम कह सकते काउंसिल इलेक्शंस के पावर होल्ड करने में। तो इस कारण क्या हुआ, उन्हें लालच आ गया था। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर स्पोर्ट्स फेस्ट हो रहा है आपके स्कूल में, और आपके हाउस में, मतलब आपके ग्रुप में 3 बच्चे हैं, और सिर्फ एक रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 2 साल से वही कर रहा है, तीसरा साल वो अब्सेंट रह गया, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को पार्टिसिपेट करने का ट्राई करोगे, बट आप ही ट्राई करोगे कि आप ही पार्टिसिपेट कर सको उसकी जगह। उसी तरह क्या हुआ था, काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट हो गए थे, तो ब्राह्मण्स तो नहीं कर रहे थे पार्टिसिपेट, बाकी भी नहीं कर रहे थे। तो जस्टिस पार्टी ने सोचा जिस चीज़ से हमें एक्सेस नहीं था कितने सालों से, उस चीज़ से हमें एक्सेस होना चाहिए। उन्हें एक्सपीरियंस करना था कि पावर हाथ में आना कैसा होता है, उन्हें एक्सपीरियंस करना था कि ब्राह्मण्स की तरह होना कैसा होता है। क्यों ऐसा कहना गलत होगा, बट ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि वो ऐसा ग्रुप था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉलो नहीं कर रहा था, एज सिंपल एज दैट। तो हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन इन अर्बन एरियाज, अगले पार्ट में हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, और वी कैन से रूरल एरियाज। सो आई होप you loved the video. Keep watching, keep liking, keep subscribing. Thank you.